दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में दोस्तों पता है कि मैट्रिक का डेट शीट आ गया है एग्ज़ाम का 2023 का, जिसमें 14 मार्च से एग्ज़ाम भी है और मॉडल पेपर सेट 1 आ भी गया है। और उसको डिस्कस करना है कि किस तरह का एग्ज़ाम होने वाला है। दो यहाँ पे टर्म में एग्ज़ाम होंगे, दोनों एक ही दिन करके होंगे, 1.5 घंटा का। पहले 40 प्रश्न पूछे जाएंगे OMR शीट में लिखने ये भरने के लिए, और फिर 40 प्रश्न 40 नंबर के पूछे जाएंगे। 19 प्रश्न रहेंगे जो बनाने के लिए रहेंगे। पहले जानते हैं कि ये 40 प्रश्न किस प्रकार से रहेंगे और मॉडल पेपर हमारा क्या बता रहा है, इसको डील करेंगे। इसमें कुल 40 प्रश्न होंगे, जैसा कि बताया गया है कि इस बार कुल 40 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा और सभी एक एक अंक के होंगे। सभी एक एक अंक के होंगे, जिसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे और एक विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा, इसलिए कोशिश करें कि 40 का 40 बना के आएँ। और इसको देखेंगे कि कितना आसान तरीका से हम लोग डील करेंगे और समय बचाएंगे, क्योंकि हमें 40 क्वेश्चंस को बनाना है और 1.5 घंटे का समय है। चलिए बिना देरी करते हुए इसको शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हम बनाने का तरीका सबसे आसान क्या है कि हम लोग सीधा यहाँ पर ऑप्शन में जाए तो मल्टीप्लाई करके देखें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सही हो सकता है। यानी कि अगर हम 140 को तोड़ें तो कितना आ सकता है। 2 से दे तो क्या होगा 70, फिर 2 से दे तो 35, फिर 5 से दे तो 5 सत्ते 35, यानी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 जिसमें होगा वो सही होगा। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 है, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। फिर है आगे, एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, इसे यह संख्या निम्न में से क्या है। सम संख्या है, विषम संख्या है, कि अपरिमेय संख्या है, कि 0 है। अगर हम यहाँ देख रहे हैं 6q 6q का मतलब है q की जगह पर हम कुछ भी रखें, चाहे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुछ भी रखें। अगर हम 1 रखते हैं तो 6 कम 6 हो जाएगा। अगर हम 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम विषम संख्या भी रखते हैं तो भी सम बनता है, और सम संख्या रखते हैं तो भी सम बनता है। और उसके साथ क्या ऐड हो रहा है, +5, यानी जब सम संख्या के साथ विषम संख्या ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, विषम संख्या। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट, विषम संख्या। अगला प्रश्न है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो हमें पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जुड़ने पर अपरिमेय संख्या का निर्माण करती है। 5 यहाँ क्या है, परिमेय संख्या। 2 क्या है, परिमेय संख्या, बट √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कुल मिलाकर 5 + 2√3 को क्या बोलेंगे, एक अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है। प्रश्न है, 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यह हमारा क्या होगा, a = bq + r हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो हमारा क्या होता है, ax² द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है, जहाँ में a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। योगफल दिया हुआ है 3 और गुणनफल दिया हुआ है -2। योगफल का क्या होता है, -b/a होता है, और गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। अगर हमारा -b/a यानी योगफल कितना दिया है, 3 दिया है, नीचे 1 बोल सकते हैं, और गुणनफल क्या दिया हुआ है, -2 दिया है, तो -2/1 बोल सकते हैं। a = 1 हो गया, a = 1 हो गया, यानी 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी छुपा हुआ है, 1 इस जगह पर भी है, इस जगह पर भी है। b की अगर देखें तो यहाँ b में माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ माइनस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 को माइनस को हम 2 बार क्या लिख सकते हैं, इस जगह पर प्लस को 2 बार माइनस लिख सकते हैं, यानी माइनस और -3, यानी b का मान क्या हो गया, -3, और हमारा c का मान क्या होगा, -2 हो गया। यानी अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा, a = हो गया 1, b = हो गया -3 और c = हो गया -2। तो ax² में a 1 होना चाहिए, a 1 है यहाँ छिपा हुआ,
और यहाँ क्या है b-3 और c-2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो ये बहुत आसान है। हमें क्या देखना है कि जब पूछा जा रहा px तो देखना है एक्स एक्सिस में कितना जगह कटा हुआ है, कितना जगह इसमें कटा हुआ है, वही हमारा संख्या बनता है। तो यहाँ कितना जगह कटा हुआ है, अगर इसको ध्यान से देखें तो कितने जगह कटा हुआ है यहाँ पर 1 2 3 जगह। तो यहाँ कितने अक्ष में, एक्स अक्ष में कितने जगह काटा गया है 1 2 और एक यहाँ 3। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। पूछा गया है बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक होगा। तो इसे अगर हम डील करें तो क्या हो सकता है 4u² प्लस 8u। अगर हम यहाँ पे 4u कॉमन ले लें तो एक u यहाँ बचेगा और यहाँ 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 2 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे निकालने के लिए, शून्य निकालने के लिए 0 से इक्वेट करते हैं, यानी 4u बराबर 0, यानी u बराबर 0 हो गया। और कि u प्लस 2 बराबर 0, तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा u इक्वल टू -2, यानी कि u का वैल्यू 0 भी होगा और -2 भी होगा। 0 और -2 क्या यहाँ पे है, तो ऑप्शन में 0 भी है और -2 भी है, यानी कि a और c दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न है कि रैखिक समीकरण a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो क्या होगा। तो हमें पता होनी चाहिए कि ये हमारा रैखिक समीकरण का है कॉन्सेप्ट, जिसमें पता है कि a1 बटा a2 अगर b1 बटा b2 के साथ बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदित रेखाएं होती है जिसमें एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। लेकिन अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो जाए, बराबर ना हो c1 बटा c2 के साथ, तो इसे क्या होते हैं, ये हमारा समांतर रेखाएं होती है, इसके कोई हल नहीं होते हैं। लेकिन अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो जाए तो वह संपाती रेखाएं कहलाते हैं जिनके अनेक हल होते हैं। तो यहाँ क्या है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी तीनों बराबर है तो इनके हल अनेक हो जाएंगे, इनके हल अनेक हो जाएंगे, अनेक हल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि समीकरण 6x - 2y प्लस 9 बराबर 0 है, 3x - y प्लस 12 बराबर 0 है। तो बताइए कि ये संपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेदित है या लंबवत है। तो हम पहले a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 चेक करेंगे। a1 क्या है 6 है, b1 क्या है -2 और c1 क्या है 9, a2 है 3, यहाँ -1 छुपा हुआ है तो ये -1 हो गया और हमारा c2 क्या है +12 है। तो हम लोग इसको बटा करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 बटा 3, यहाँ से 6 यहाँ से 3, तो कितना हो गया 3 2 जा, यानी 2 निकल गया। अब देखते हैं -2 बटा -1, -2 बटा यहाँ से -1 और यहाँ से -2, माइनस ख़त्म, यानी 2 हो गया यहाँ से भी, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो चुका है। अब c1 बटा c2 चेक करते हैं, यहाँ से 9, यहाँ से 12, 9/12, ये तो 2 नहीं आएगा, ये कुछ और आएगा, 3/4 आ रहा है, 3 3 3 चौका 12, तो ये बराबर नहीं हुआ। यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो हुआ, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं हुआ। इस केस में क्या होता है, जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 बराबर ना हो, तो ये क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं, जिसके हल एक भी नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होता था। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, समांतर है। समीकरण युग्म इसका हल है। अगर हम लोग ध्यान से देखें ऑप्शन में तो बनाने का ज़रूरत नहीं, ऑप्शन से ही पता कर सकते हैं, क्योंकि x और y को जोड़ा गया तो 6 आना चाहिए। यहाँ 4 और 3 को जोड़ने से क्या 6 होगा, नहीं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 और 1 जोड़ने से ये स्टेटमेंट को सही कर रहा है, 6 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि x - y बराबर 2 होना चाहिए। क्या 5 में 1 घटाएंगे 2 आएगा, नहीं 4, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर अगर देखें तो 2 और 4 को जोड़ने पर 6 तो होगा, लेकिन 2 और 4 को घटाने पर -2 हो जाएगा, यानी ये भी हमारा गलत हो जाएगा।
यहाँ पर देखें तो 4 और 2 6 हो गया, और 4 में 2 घटाए तो 2 भी हो गया, यानी दोनों स्टेटमेंट को कौन फॉलो कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी। इसलिए हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बोला गया इसमें द्विघात समीकरण कौन है? तो इस जगह पर अगर हम लोग ध्यान दें तो पहला ऑप्शन से ही यहाँ पे जाना होगा। इस जगह पे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? x गुना एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये ऑलरेडी इधर एक्स स्क्वायर माइनस 7 है, यानी ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं। द्विघात समीकरण कहने का मतलब है कि पावर में 2 होनी चाहिए, तो ये तो पावर 2 तो खत्म हो गया, तो ये हमारा रैखिक समीकरण बन जाएगा, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है ऑप्शन नंबर 1। अब सेकेंड में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में अगर हम चेक करें तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है, यानी a स्क्वायर तो बनेगा ही, और ये इक्वल टू के उधर भी एक्स स्क्वायर, यानी ये भी कैंसिल आउट होने वाला है, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर अगर देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर में एक्स स्क्वायर तो बनेगा ही, लेकिन इक्वल टू के इधर 2x प्लस 3, यानी इसको कैंसिल करने के लिए एक्स स्क्वायर इधर नहीं बच रहा है, इसका मतलब हमारा द्विघात समीकरण यही बनने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए विविधकर निकालना होता है, यानी कि हमारा क्या निकालना होता है? डी निकालना होता है। क्या होता है फार्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए तो हमारा क्या होता है? जो भी वैल्यू निकलेगा, जो भी मूल निकलेगा, जो भी एक्स का मान निकलेगा वो वास्तविक होगा, और 0 से अगर बड़ा है तो अलग अलग भी होंगे, 2 मूल होंगे जो अलग अलग होंगे। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाए तो वे वास्तविक तो होंगे, लेकिन दोनों मूल समान होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अगर 0 से छोटा हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए तो वो इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। एक्स का मूल जो होता है वो पूर्णतः वास्तविक नहीं निकाल सकते हैं, वो क्या बोलते हैं? इमेजिनरी बन जाते हैं। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है। तो पता है कि अगर हम लोग देखें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो 1 है, एक्स का गुणांक क्या है तो 1 है, और यहाँ पे -1 है, यानी ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, यानी ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -1। अब बैठाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac में। बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा? b के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर भी 1 और c के जगह पर -1, तो कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 1, माइनस और माइनस प्लस, 4 और 1 क्या हो गया? 5, जो कि 0 से बड़ा है, यानी वास्तविक और असमान, यानी अलग अलग होंगे। वास्तविक और असमान होंगे, यानी वास्तविक तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, क्योंकि 0 नहीं आया, 5 आया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो 2 भिन्न वास्तविक, यानी अलग वास्तविक लाने के लिए अभी क्या देखें? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का विविधकर क्या होगा? यहाँ मान निकालने बोल दिया, तो ए कितना है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक कितना है? -1 है, और सी की जगह पर 3 है, यानी ए 1 हो गया, बी -1 हो गया, सी 3 हो गया। तो इसको बैठाते हैं, हमारा क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac में बैठाते हैं। बी बोले तो -1 का स्क्वायर, -4 इंटू ए बोले तो 1 और सी बोले तो 3, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, -4 × 12 कम 12, 12 में 1 घटाएंगे तो -11, यानी हमारा आंसर क्या होगा? -11। यहाँ दिया हुआ है प्रथम पद ए है। अब यह हमारा समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आ गया चैप्टर नंबर 5 से, और सार्वंतर डी दिया हुआ है, तो एनवा पद के लिए क्या फार्मूला होता है? ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये डायरेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ क्वेश्चन उसी से रिलेटेड दे दिया कि 30वां पद क्या होगा, यानी n हमारा 30 है, n हमारा 30 है, a हमारा क्या होगा? 10, प्रथम पद हमारा क्या होगा? 10, और d क्या होगा? सेकेंड से फर्स्ट को घटा दें अगर, तो 7 से 10 को घटा दें तो क्या होगा? -3। अब सबको इस फार्मूला में बैठा दे तो हमारा nवां पद निकल जाएगा। a के जगह अगर हम क्या बैठाएं? a की जगह बैठा रहे हैं 10, a की जगह 10 बैठा रहे हैं, n की जगह 30, 30 में 1 घटा दे डायरेक्ट 29 लिख देते हैं,
29 गुना डी के जगह पे -3, तो कितना हो जाएगा 10, और यहाँ 3 9 27, 3 2 6 और 2 8, -87, -87 में 10 जाएगा तो -77, यानी -77 आंसर आ गया। ऑप्शन में है -77 इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। इस बार क्वेश्चन में AN दे दिया और N निकालने बोल दिया गया। AN दे दिया और N निकालने बोल दिया गया। इसको कैसे निकालेंगे? N हमारा 78 है, A हमारा 3 है, A हमारा फर्स्ट पद 3 है, और N नहीं पता, और हमारा D कितना है? D हमारा 8 में 3 घटाएं तो सेकंड से फर्स्ट घटाएं तो, या किसी से भी पीछे से आगे को घटाते कितना निकलेगा? 8 में 3 तो 5, यानी D हमारा क्या है? 5 है। तो D के जगह पे क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। अब सॉल्व करते हैं, 3 को इधर लेके आते हैं, माइनस हो जाएगा, 78 में 3 जाएगा तो 75, और फिर 5 कहाँ आ जाएगा? बट्टा में आ जाएगा, यहाँ n-1 बचेगा, इसको काटे तो 25 दिया 75, फिर -1 इधर आएगा तो प्लस होगा, 25 + 1 26, n का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर इसको अच्छा से देखें तो क्या हमारा आ रहा है? 15 × 5 = 75, वहाँ तो 16 आ जाएगा हमारा ऑप्शन। इसको अगर देखिए तो कितना आया था? 78, 3 + n-1 × 5, तो इधर 3 को इधर लेके आया माइनस में तो 75, और ये 5 बट्टा में आया तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75, 15 हो जाएगा, n+1, n-1 है, -1 इधर जाएगा तो +1, यानी 15 और 1 16, हमारा आंसर सही हो जाएगा कितना? 16वां पद। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, तो अगर हम त्रिभुज में पढ़े, समरूप त्रिभुज में, वो दो चीज़ें को देखते हुए समरूप बनाया जाता है। एक होता है जो भुजाएं होंगे, दो त्रिभुज की भुजाएं आपस में कैसी होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए, आपस में समानुपाती होनी चाहिए, और कोण जो है वो बराबर होने चाहिए, तभी वो समरूप कहलाते हैं। राइट? तो हम जब यहाँ बात कर रहे हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी। प्रश्न 19 में दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफल का अनुपात दो त्रिभुज का, वो दोनों त्रिभुज की कोई भी भुजाओं का स्क्वायर होता है, भुजा का वर्ग होता है, भुजा के वर्ग का अनुपात के बराबर होता है। तो यह भुजा कितने दिए हैं? 4 और 9 अनुपात में है। 4 का वर्ग और 9 का वर्ग किया जाए तो कितना हो जाएंगे? 4 का 16 और 9 का 81, यानी 16:81 सही हो जाएंगे। ऑप्शन में है 16:81, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ पर है कि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B क्या होंगे? तो अगर ये पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर रहा हो तो हमें ये कैसा त्रिभुज का निर्माण करने में मदद करेगा? समकोण त्रिभुज का। तो हम पहले पाइथागोरस को प्रमेय को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और बी को यहाँ पर रख रहे हैं 90 डिग्री में। तो देखते हैं क्या ये सेट हो रहा है क्या। ये 12 है, AB में 6√3 है, और BC में 6 है। इसका स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 144 आएगा। इसका स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 6 का 36 और √3 का 3, यानी कि 36 × 3 कितना हो जाएगा? 108, और 6 का स्क्वायर करें तो 36। क्या 36 को और 108 को जोड़ने पर 144 हो रहा है? हाँ, यानी कि जो कर्ण स्क्वायर है इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये सेट हो रहा है। इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर रहा है, यानी बी की जगह पे क्या होने वाला है? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट। मूल बिंदु से कोई एक बिंदु है P, उसकी दूरी क्या होगी? मूल बिंदु किसको बोलते हैं? 0 0 को, चाहे x भी 0 और y भी 0। कोई बिंदु P है, इसके मान दिया हुआ है 3 और 4, 3 और 4। तो यहाँ से हमारा दूरी निकालना है। दूरी सूत्र क्या कहता है कि x2 - x1, यानी कि ये x2 है और ये x1 है, यानी 3 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1। y2 कौन होगा? y2 4 होंगे, और y1 तो 0 ही रहेगा, का होल स्क्वायर का रूट निकाल देंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो रूट
3 में 0 गया तो 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 में 0 गया 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो क्या हो जाएंगे हमारे √4, रूट हमारा कितना है 9 है और 16 है, जोड़े तो कितना आ जाएगा 16 और 9 25, 25 किसका रूट होता है 25 का रूट 5। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे 5 मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर सी 5 मात्रक। ठीक है। प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है बिंदुओं 2, 5 और 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु निकालना थोड़ा आसान है, अगर इस अच्छा से देख ले तो यहाँ पर है 2, 5 है, यहाँ 4, 7 है, इसका मध्य बिंदु क्या होगा। तो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। x1 बोले तो 2 और 4 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, y2 बोले तो y बोले तो 5 + 7/2 कर देंगे, यानी 6 का आधा 3 हो गया, 12 का आधा 7 × 5 12, 12 का आधा 6 हो गया, यानी 3 6 हमारा सही हो जाएगा, 3 6, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 2 sin A = sin 2A है, तो A का मान क्या होगा। तो पता होना चाहिए कि साइन कौन सा डिग्री पे सेट कर रहा है। अगर हम लोग 0 डिग्री को उठाएं तो 2 गुना साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, और साइन 2 गुना 0 यानी कि 0, तो 0 का वैल्यू क्या हो गया 0, और 2 गुना 0 यानी 0 ही सेट होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, 0 डिग्री पर दोनों का मान समान होगा। कोस 48 माइनस साइन 42 का मान क्या होगा। तो पता होनी चाहिए कि साइन 90 - थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, ठीक है, और कोस 90 - थीटा साइन थीटा होता है। तो अगर हम कोस 48 को हम कोस 90 - 42 बोले तो ये किस में बदल जाएगा साइन 42 में बदल जाएगा, साइन 42 में, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या है साइन 42 पहले से है, तो साइन 42 माइनस साइन 42, ये हमारा साइन 42 हो गया और पहले से साइन 42 है, तो माइनस 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 करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 0। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे 0। प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ रहे हैं 25 में। प्रश्न, यदि साइन A बराबर 3/5 हो तो कोस A का मान क्या होगा। तो ये हम ट्रायंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा है। साइन का हम लोग याद रखने के लिए क्या किए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फर्स्ट का साइन के लिए, कोस के लिए और टेन के लिए, साइन कोस और टेन के लिए यहाँ बात कर रहे हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ साइन का दिया हुआ है, यानी ये हमारा 3:5 दिया हुआ है, 3/5, यानी P और H का रिलेशन दिया हुआ है। हमें कोस के लिए चाहिए, तो हमारा अगर ट्रायंगल बनाए तो ये 3 रेशियो में P हमारा ये है 3 के, और ये हमारा क्या है H 5 के। तो पाइथागोरस अगर जाए तो ये कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 16। तो यहाँ कितना आ जाएगा 16 रूट बोले तो किसका 4 का। तो यानी हमारा B/H चाहिए, तो B कितना निकल गया 4 और H कितना है 5, यानी 4/5 हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 4/5। यहाँ बोला गया धरती पर एक मीनार की ऊर्ध्वाधर खड़ी है, एक मीनार खड़ी है, ठीक है। बोला गया धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, एक बिंदु है जो 15 मीटर दूरी पर है, ठीक है। यहाँ से इसका उन्नयन कोण, ऊपर देखने पर उन्नयन कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो ये P है परपेंडिकुलर और ये बेस है B। तो P और B किस में आया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी P और B 10 वाला में आया था। तो 10 में हमारा क्या बोल रहे हैं 10 60 डिग्री इसी के बराबर हो जाएगा। P का मान H बोल रहे हैं और B की जगह पर 15 बोल रहे हैं, और 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा H = 15 √3। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर B 15 √3।
बताया गया 27 नंबर में कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू सम कोण है, क्यू जो है सम कोण है, ये हमारा क्यू जो है 90 डिग्री है, यहाँ पी है और ये आर है। पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर। तो बताइए क्यू पी आर कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पर कितना बनेगा, राइट। क्यू समकोण दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब सबसे पहला तो अगला 90 डिग्री हो नहीं सकता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री का ही निर्माण करेंगे मिलाकर। अब यहाँ जब हम बात कर रहे हैं दोनों तो न्यून कोण बनने वाले हैं, तो न्यून कोण में क्या क्या बन सकते हैं, तो P का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पता करना है। तो यहाँ अगर हम बात करें P एंगल को ले, तो P एंगल को लेने का अर्थ है कि हमारा किसका होना चाहिए, बेस हम इसको ले सकते हैं PQ को। तो बेस अगर हमारा ये B बन जाएगा और ये H बनेगा, तो B और H में किसका होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। B और H बोले तो कोस का, तो कोस P बराबर क्या हो जाएंगे, B/H यानी 3/6, यानी 3 एकम 3, 3 और 3 दूनी 6, यानी 1/2। कोस के कितने डिग्री में 1/2 होते हैं, तो कोस 60 डिग्री में 1/2 होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, C 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। प्रश्न 28 में एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त में बहुत सारे स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी हमारा क्या हो गया, अनंत हो गया, राइट। ऑप्शन नंबर ए हो गया अनंत। बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का निर्माण क्या हो जा रहा है, 12 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यानी अगर हम एक वृत्त बात कर रहे हैं जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है, इस तरह का निर्माण कर रही है, यहाँ 90 डिग्री बनता है, यहाँ O है, ठीक है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर, ये P है हमारा, स्पर्श रेखा PQ, यहाँ Q है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, PQ, P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, OQ का निर्माण कितना हो रहा है, 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी अपना, तो √119 देखते हैं कैसे बनाना है। ये हमारा है सेंटर O, इससे हमारा कोई पॉइंट है P, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, कोई बाहरी पॉइंट Q है, P और Q निकालने बोला गया है, और यहाँ हमारा OQ दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। PQ निकालना है, तो पता है ये 90 डिग्री का निर्माण इस जगह पर होता है जहाँ केंद्र, ये हमारा त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं मिलती हैं 90 डिग्री, तो ये हमारा कर्ण बन जाएगा, और ये 5 दिया हुआ था, इधर क्या निकालेंगे हम लोग, कोई एक भुजा निकाल रहे हैं, तो 12 का स्क्वायर क्या हो गया, 144 माइनस, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, √119। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर, √119। यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त को क्या कर रहा है, किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ 110 डिग्री है, तो PTQ किसके बराबर होगा। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, यहाँ एक डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पॉइंट बिंदु क्या है, O है। बोला गया यदि TP और TQ केंद्र O वाला दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा है, ठीक है, TP और TQ, यानी T हमारा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ P है, यहाँ Q है, ठीक। POQ कितना बना रहा है, 110 डिग्री, इस जगह पर कितना बन रहा है, 110 डिग्री। तो बताया जा रहा है PTQ कितना होगा, इस जगह पर कितना होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि यह जो त्रिज्या होती है और स्पर्श रेखा होती है कितने डिग्री का निर्माण करती है, 90 डिग्री का। तो यहाँ भी 90, इस जगह पर भी 90।
ये क्या बना रहा है, चतुर्भुज बना रहा है, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो 3 कोण तो पते हैं, एक 90 इस जगह पर, पी के जगह पे 90 डिग्री है, ओ के जगह 110 है, क्यू के जगह 90 है। तो 90 90 180, और 180 और 110 कितने होंगे, 290। कितने बचे 360 में, माइनस कर देंगे, कितने बचा 70 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 70, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है 31 नंबर में 60 डिग्री केंद्रीय, 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं, ये हमारा वृत्त है। जब हम लोग इस तरह से छोटा टुकड़ा करते हैं तो त्रिज्यखंड होता है। ये सेंटर है, यहाँ एंगल दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये छोटा जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटा 360 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, और आर कितना दिया हुआ है 14, तो 14 गुना 14 क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, तो हो गया, इधर कट गया, इधर 6 बार में कट गया। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर हो रहा है 22 गुना 2 गुना 14, और नीचे 6 बच रहा है, राइट। तो कितना हो रहा है 22 गुना 2 यानी 44 गुना 14/6, तो 2 तिया 6, 22 दूनी 44, और कुछ बच रहे हैं नहीं। तो गुना करेंगे 14 और 22 को, तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 1 29, 298/3 ऑप्शन में है 298/3। इसको अच्छा से चेक कर लेते हैं एक बार, कितना हो जा रहा है मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। या अगर हम बात करें 60/360 हो गया है, थीटा बटा 360 डिग्री में, और पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर का वैल्यू हो गया 14, और 2 आर है इसलिए 2 14, 7 दूनी 14, ये 60 से काटे तो कितना हो गया 6 बार में, 2 तिया 6, 2 11 22, गुना करें 11 दूनी 22, 22 और 14 गुना करें तो क्या हो जाएगा 308, और नीचे यहाँ क्या बचा 3, 308/3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्न में से क्या होंगे। तो यहाँ थीटा की जगह P डिग्री है, P/360, और पाई आर स्क्वायर जो सेट करेगा वही ऑप्शन होगा। तो यहाँ अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर डी, तो यही है, P है पाई आर स्क्वायर बटा 360, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग जाएंगे। अगला प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो। अगर हम यहाँ जान रहे हैं क्या हो जाएगा, दो वृत्त है, दोनों वृत्त की परिधि को मिला दिया जाए तो एक बड़े या एक नए वृत्त का निर्माण होता है। इसकी परिधि के बराबर बात किया जा रहा है, यानी 2πr1 + 2πr2 इक्वल टू जो नया बनेगा वो 2πr बनेगा। 2π अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये 2π कैंसिल आउट होकर इसके साथ हो जाएगा, यानी जो नया r बनेगा वो ये दोनों त्रिज्या के योग के बराबर होगा, r1 + r2। r1 कितना दिया है 19, और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28, यानी नए जो वृत्त बनेंगे उसकी त्रिज्या कितनी होगी 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जिसके कोई भी कमरा है जिसकी लंबाई 12, 9 और चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर हो। इसे निकालने के लिए सबसे लेंथ जो निकाला जाता है वो क्या हो जाएगा, सबसे लंबी तो L² + B² + H² से निकाल सकते हैं। L कितना है 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, B कितना 9, 9 का स्क्वायर 81, और H कितना है 8, यानी 8 का स्क्वायर 64। जोड़ने पर कितना आ जाएंगे 289, 289। किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर 289 होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 17 हो जाएंगे, 17 मीटर, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 20 करेक्ट। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है
और आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर हम शंकु निकाल रहे हैं, शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है? शंकु की ऊंचाई दी हुई है यहाँ से 12 सेंटीमीटर, ठीक। और इसका जो आधार दिया, मतलब इसका आधार का व्यास जो है वो 10 सेंटीमीटर है। व्यास यानी त्रिज्या तब कितनी हो जाएगी? 5, व्यास का आधा। और ये हमारा क्या निर्माण कर रहा है? इस जगह पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, जिसमें इधर हमारा पता है 12 है, इधर पता है 5 है। तो कर्ण क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सब वही नियम है। 144 प्लस 25 यानी कि 169, 169 यानी कि 13। हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 13 ऑप्शन में है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है 13 सही हो जाएगा। फिर मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। तो एक बच्चे ने इसे गोले का आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो शंकु की क्या बनाया है? शंकु है। शंकु की ऊंचाई यानी h दिया हुआ है और आधार का त्रिज्या यानी r दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, ठीक। यह बच्चे ने गोले का निर्माण कर दिया। शंकु से क्या बना दिया? गोला बना दिया। तो शंकु का अगर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम का, आयतन का, और गोले का आयतन, स्फीयर का आयतन का, फॉर्मूला क्या होता है? तो वो दोनों का वॉल्यूम समान होगा, क्योंकि वही मिट्टी से गोला बनाया गया है जो मिट्टी से शंकु था। मिट्टी तो वही रहेगी, यानी वॉल्यूम सेम है। दोनों का आयतन अगर सेम है तो हम बात कर रहे हैं शंकु का, तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वही बात कर रहे हैं हम गोले का, तो गोले का कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। इसको अलग आर से दिखाते हैं। 3 कट गया, पाई कट गया। यहाँ आर का वैल्यू दिया हुआ है 6 शंकु के लिए, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। और h दिया हुआ है कितना? 24। इधर हम बात कर रहे हैं 4r³ बच गया है, 4r³। 4 से काट देते हैं, 4 छक 24 यानी कि 36 गुना 6। r³ बराबर 36 गुना 6 हो गया। r³ बराबर 36 गुना 6। इसको 36 गुना 6 को गुना कर दे तो क्या हो जाएगा? 6 छक 36, 6 तिया 18 और 3 21, 216। तो r बराबर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट 216। 216 किसका क्यूब रूट है? अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो किसका क्यूब रूट आ जाएगा हमारा? 216। 216 को तोड़ते हैं, 216 को, तो किसका हो जाएगा? 6 का ही क्यूब रूट आ जाएगा, है कि नहीं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 37 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक माइनस 2 माध्यक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें माध्य, माध्यक और बहुलक का रिलेशन में, तो बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ठीक है। अगर हम माध्य को इधर लेके आए तो बहुलक प्लस माध्य हो जाएगा, 2 गुना माध्य हो जाएगा। तो हमारा अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? 3 गुना माध्यक दिख रहा है, बहुलक की तरफ माध्य को ले जाए तो प्लस हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। 3 गुना माध्य बराबर बहुलक जोड़ 2 गुना माध्य। 38 है वर्ग अंतराल एवं संचय बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? माध्य, बहुलक, माध्यक, बहुलक या माध्य। तो उसे माध्यक कहते हैं, संचय बारंबारता वाला। ऑप्शन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो प्रायिकता होने के लिए कंडीशन होती है कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी होता है हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से बराबर या 1 से छोटी होनी चाहिए। 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है। निश्चित घटना में 1 होता है और अनिश्चित घटना में 0 होता है। 1 से ना बड़ी होगी और ना ही 0 से छोटी होगी। हमारा अगर यहाँ घटना नहीं होने की बात की गई है तो माइनस तो नहीं ले सकते, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ अगर साफ साफ देखने को क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में माइनस दिख रहा है,
यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 रॉन्ग। बोलेंगे 15 ज़्यादा दिख रहा है, परसेंट है भैया, 15% को हटाएंगे तो परसेंट हटेगा तो 100 नीचे आएगा ना। अब देखिए काटिए, ऑटोमेटिक है, 0 और 1 के बीच आ जाएंगे। 40 नंबर में पूछा गया है यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं होने की क्या प्रायिकता है। तो प्रोबेबिलिटी होने का, प्रायिकता होने का, PE और प्रायिकता नहीं होने की घटना को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो PE यहाँ पर 0.05 दे दिया है और E नहीं होने का निकालने बोला गया है, तो 1 की तरफ माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.05 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.95। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, C। ऑप्शन हो जाएगा C। ये पहला मॉडल पेपर सेट 1 का है, इसका सब्जेक्टिव भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करें, समय नहीं है, बहुत कम समय, 1 महीने का समय है, 1 से 1.5 महीना का पढ़ने के लिए, इसलिए पूरा मेहनत करें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।